Hello all, welcome back to another class of this interesting subject business laws and management. So हमने प्रीवियस क्लास में आपको सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ पढ़ाना शुरू करा था। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कस्टम्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें आई टोल्ड यू कि कस्टम्स कितने टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। टू टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, आई टोल्ड यू। फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ एंड देन इट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ में हम कस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्राइमरी सोर्स में भी आपको तीन टाइप्स के मिलेंगे सोर्सेस: कस्टम्स लॉ, जुडिशियल डिसीजंस और स्टेट स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशंस, जिसमें मैंने आपको कस्टम्स के बारे में पढ़ाना शुरू करा था कि व्हाट ऑल आर कस्टम्स। Customs are nothing but it's a long repeated practice within the society and which is observed by the society for their own benefit and for their humanly behavior. So customs को मैंने दो parts में divide किया था: customs without sanction and customs having sanctions. So moving forward, what are the requisitions of a valid customs? Means एक custom मीन्स एक प्रैक्टिस को हम कस्टम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे कस्टम मानेंगे, उसके लिए क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, ताकि हम उस प्रैक्टिस को कस्टम का नाम दे सकें। फर्स्ट इज एंटीक्यूटी या इमेमोरियल। मीन्स एंटीक्यूटी का मीन्स होता है कि द लॉन्ग पास्ट प्रैक्टिस, एंशियंट प्रैक्टिस जो कि विद इन द सोसाइटी प्रैक्टिस चली आ रही है। अगर वो प्रैक्टिस बहुत लॉन्ग रन से चली आ रही है विद इन द सोसाइटी, तो वो कस्टम मानी जा सकती है। सेकेंड, सर्टेनिटी। मीन्स आप वो प्रैक्टिस की कुछ सर्टेनिटी है, मीन्स एवरीवन इज फॉलोइंग इट एंड एवरीवन इज फॉलोइंग विद द रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस मीन्स जो प्रैक्टिस फॉलो करने का प्रोसेस है वो डिफाइंड है और एक रीजनेबलनेस है। कोई भी ओपिनियन मीन्स एक साइंस इन्वॉल्व है इन फॉलोइंग दैट प्रैक्टिस। जैसे व्हेन इट सेज कि एक कस्टम चलता है कि आप जब बाहर निकलो इन समर्स तो काले कपड़े पहन के मत निकलो। इट बिहाइंड दिस इज अ साइंटिफिक ऑल्सो कि काले ब्लैक कोट्स एब्जॉर्ब द हीट। सो इसीलिए कस्टम्स ये भी बोले जाते हैं कि ब्लैक क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए बाहर व्हेन यू गो आउटसाइड। तो इस कस्टम प्रैक्टिस के पीछे रिजनेबलनेस भी थी, साइंटिफिक, और इसीलिए इसको हम कस्टम मान सकते हैं। फिर फोर्थ इज कंपलसरी ऑब्जर्वेशन। व्हेन आई से कंपलसरी ऑब्जर्वेशंस मींस सारी सोसाइटी के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। सोसाइटी का हर सेक्शन, whether be younger people, be it be adult, be it be women, be it be men, सोसाइटी के हर सेशन फॉलो कर रहा है for their well-being. And fifth is conformity with law and public morality. Conformity with law and public morality when I say, तो जो established law है वो अगर उसके साथ अलाइंड है और पब्लिक डिसेंसी को मेंटेन करते हुए वो प्रैक्टिस फॉलो करी जा रही है फ्रॉम लॉन्ग रन, तब वो कस्टम माना जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड, एम्यूनिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, मतलब जो प्रैक्टिस है वो एम्यूनिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। फिर पीसफुल जॉय होना चाहिए व्हेन यू आर फॉलोइंग कोई भी लॉन्ग रन प्रैक्टिस, तो उसकी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे हर्ट नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली इन एंशियंट टाइम्स देयर वाज अ सती प्रथा, जो कि हमारे व्हेन यू मस्ट ऑल हैव हर्ड अबाउट इट, कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसी सेक्रेट फायर में जो विडो भी होती थी उसको भी अपना आत्मदह कर लेती थी। ओके, विच इज वॉज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दिस वॉज ऑल जस्ट मेड for these are all the requisitions for a valid practice, valid custom. So moving forward, मैं अब आपको when we will be starting with judicial decisions and precedents.
तो व्हेन आई से जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट्स, तो जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है? सो इट्स अ सेकेंड सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। इससे भी हमें काफ़ी सोर्सेस, काफ़ी लॉज ड्राइव होते हैं। सो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड डिसीजंस का मतलब होता है व्हेन कोर्ट मेड समथिंग फॉर द फ्यूचर कंडक्ट, दैट इज कॉल्ड judicial decision and precedent. So, in general use, the term precedent means some set pattern deciding or guiding the future conduct. Means एक SOP बना दी जाती है। SOP means स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया जाता है। सर्टेन पाथ बना दिया जाता है कि आपको इस पाथ में ही फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगा। मैंने बहुत पहले भी दिया था कि जब कोई पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो ट्रेसपासर्स होते हैं, जो आसपास के लोग जा रहे होते हैं, वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे होते थे, ड्यू टू विच पर्सन की, इंजर्ड पर्सन की डेथ हो जा रही थी। तो इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली, स्मिथन्स की गाइडलाइंस, जिसकी वजह से अब अगर कोई पर्सन किसी इंजर्ड पर्सन की हेल्प करता है और उसको हॉस्पिटल टाइमली पहुंचाता है, तो उस समय पुलिस के पास, पुलिस हॉस्पिटल्स के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं कि वो उस पर्सन के ऊपर उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आपको रुकना पड़ेगा, पुलिस केस है, पुलिस को बुलाओ। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस एंड द हॉस्पिटल कि वो ऑब्जर्वेशन फॉलो करें। उस स्मृतन की बस अच्छी ये थी कि वो उसको, उस इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल छोड़ के आया और उसने अपना काम कर दिया। उसके बाद वो और इंफॉर्मेशन देने के लिए रुकता है, इट्स हिज बियॉन्ड गुड सिटीजन, बट उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि आपको रुकना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे टाइप के फिर जब ये जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने निकाली, तो फिर आज ये एक लॉ बन गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब कोई भी डिसीजन निकालता है पर्टिकुलरली लॉ, कोई भी केस पे, और वो केस फिर एक सेट पैटर्न ऑर्गेनाइज कर देता है कि आने वाले केसों में अगर सेम पैटर्न यूज किया जाएगा और इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सब लोग आगे प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो दिस इज नथिंग जस्ट अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट, आई थिंक when we will further study that in the judicial field, it means the guidance or authority of past decisions of the courts for the future cases. I told you ना कि जो past decisions होते हैं courts के, वो हैज एन SOP यूज किए जाते हैं फॉर द फ्यूचर केसेस, ताकि हमारे लिए एक गाइडलाइन बन सके। ताकि हमारे लिए एक गाइडलाइन बन सके। चलो बाद में चेक करेंगे, ठीक है। फिर moving for the only such decision which lay down some new rule or principle are called judicial precedents. Sometimes courts also कुछ additional चीजें, एक केस है उस पर कुछ additional guidelines निकाल देती हैं। Those guidelines are cannot be considered as judicial precedents, जो कि एक नई सेट ऑफ लाइन्स, नया सेट ऑफ रूल या प्रिंसिपल किसी अगर एग्जिस्टिंग केस पे भी निकला हो, तो वही जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और गाइडलाइंस मानी जाती हैं, विच आर यूज फॉर फ्यूचर कंडक्ट्स। तो बट अगर कोई एग्जिस्टिंग केस पे ही कोई अगर कुछ नई बात निकल के आ रही, कोई नया फैक्ट निकल के आ रहा है, दैट इज नॉट एन जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट अगर कोई सर्टनली नई बात निकल के ही आ रही है लॉ के आइज में, कोई नया इंटरप्रिटेशन लिख के आ रहा है कोई नया लॉ का, किसी के एग्जिस्टिंग लॉ का, दैट इज इन जुडिशियल प्रेसिडेंट की आगे आने वाले उस कोर्स ऑफ कंडक्ट, फ्यूचर कंडक्ट में सेम बातें रिपीट होंगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब
काइंड्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कितने होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. फर्स्ट इज डिक्लेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट, देन इट्स persuasive precedents, then it's absolutely authoritative precedents, then fourth is conditionally authoritative precedents. So 4 टाइप्स के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स. So according to Solomon, a declaratory precedent is one which is merely the application of an already existing rule of law. An original precedent is one which creates and applies a new rule of law. In the case of declaratory precedent, the rule is applied it because it is already a law. So when I say कि डिक्लेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होता है, तो डिक्लेटरी प्रेसिडेंट बेसिकली आपका एक जो ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं उनका केसेस पे एग्जिस्ट, उनका केसेस पे इन्फोर्स करना और उनको उनका एप्लीकेशन करना. मींस लेट सपोज कि एक पर्सन है, ओके, साइंस के फ्रिक्शंस की बात करते हैं. लेट सपोज साइंस है, ग्रेविटी में आप बॉल फेंकोगे, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल लॉज ऑलरेडी फिजिक्स में ऑलरेडी हमें पता है क्या है, हमने पढ़ा भी है, तो वो लॉ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. ओके, तो हम एक पर्टिकुलर अगर बॉल मैं ऊपर ऐसे फेंकता हूं तो मुझे पता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे वापस आएगी. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट विच इज ऑलरेडी देयर, बट हम अपने जो केस हमारा चल रहा है, मीन्स हम जो बॉल फेंक रहे हैं ऊपर, हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं. तो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज जस्ट नथिंग कि इट्स एन ऑलरेडी एक ऑलरेडी लॉ बना हुआ है, हम उसको अपने फैक्ट्स और अपने केसेस पे अप्लाई करते जा रहे हैं. वेयर एज ओरिजिनल प्रेसिडेंट की मीन्स है कि हम न्यू सेट ऑफ रूल्स ऑफ लॉ निकाल रहे हैं. अब लेट्स एग्जाम्पल, अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम साइंस, कि अगर कोई मान लीजिए गॉड पार्टिकल आ जाए या कोई नया केमिकल आ जाए जिसकी वजह से एटम्स की और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की जो एनर्जी है, वो थीसिस या जो भी स्टडी है वो चेंज हो जाए, सो फिर वो कहलाएगी एक न्यू रूल. ओके, वो न्यू रूल कहलाएगी. मैं आपको अभी लॉ में इसलिए ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ सिंस अभी मैं आपको कंपनीज एक्ट के भी एग्जांपल देना स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मैं कंपनीज एक्ट में अभी आपको गोइंग फॉरवर्ड एग्जांपल दूंगा. तो दीज काइंड्स ऑफ एग्जांपल विल मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली बात क्या रिलेट हो रही है. ओके, तो ऐसे टाइप्स के जो फैक्ट्स, ऐसे टाइप्स के प्रेसिडेंट्स जो कि न्यू रूल या न्यू गाइडलाइंस, न्यू एसओपी स्टैब्लिश करें, उन्हें हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स बोलते हैं. तो a declaratory precedent is one which is already okay. Original means so moving forward, in the case of original precedent, it is law for the future because now it is applied it. इसका मतलब क्या है कि that law is being made, okay, rule is being made and keeping rule, वो लॉ फ्यूचर के लिए लॉ बन जाएगा. मतलब आज के लाइन में वो गाइडलाइंस बन गई हैं, बट फ्यूचर में अगर कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट या सर्कमस्टांस आता है तो उसके ऊपर वो लॉ अप्लाई करके हम उससे ड्राइव कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड इज persuasive precedents. So persuasive, a persuasive precedent is one which
the judges are not obliged to follow, but which they take into consideration and to which they will attract great weights as it seems to them to a deserve. ओके, तो परसुएसिव प्रेसिडेंस की मीन्स क्या होती है कि इट इज अप टू द जजेस कि वो उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहें या नहीं, बट समटाइम्स दे फॉलो बिकॉज उन डिसीजंस की वजह से केस में डिसीजन बनाने में हेल्प होती है। तो जो भी इट परसुएसिव डिसीजंस मतलब इट्स नॉन ऑब्लिगेटरी टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स विच जजेस आर नॉट, जो कि जजेस पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको मैंडेटरी फॉलो करना है। अगर जजेस यूज करते हैं तो केस के यूज में उसको फॉलो करने में हेल्प होने में अच्छा लगता है, उन्हें हेल्प मिलती है। A persuasive decision is their precedent, therefore is not a legal source of law, but it is regarded as a historical source of law. So persuasive precedent, when we compare persuasive precedents and other precedents, so historical source of law मानी जाती है, means which is already being there, but उसको mandatory practice की तरह नहीं यूज किया गया है, बट एक हम लोग प्रैक्टिस फॉलो करते चले आ रहे हैं, जो कि हमें आगे सोर्स ऑफ कंडक्ट में हेल्प करती है। Moving forward, absolutely authoritative precedents. An authoritative precedence is one which must follow whether they approve of it or not. Its binding force is absolute and the judge's discretion is altogether excluded, as he must follow. Such a decision has a legal claim to implicit obligation even if judge considered it wrong. So, for example, कि एब्सोल्यूट डिसीजंस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे प्रेसिडेंट्स जो कि जजेस को फॉलो करने ही पड़ेंगे, इवन इफ दे आर नॉट, even if they don't want to follow it. For example, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कुछ रूल्स निकाले कि आपको जब केस से डील करोगे तो आपको कुछ ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है वाइल डीलिंग विद द क्रिमिनल केस या सिविल केस। सो सिविल देखिए, दो टाइप्स के केसेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी केस फॉलो करते वक्त आपको क्रिमिनल केस से या सिविल केस से डील करने में आपको कुछ सर्टेन गाइडलाइंस निकालनी है। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे नीचे कोर्ट होती है और हाई कोर्ट उससे ऊपर होती है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो अपने डिसीजंस, वो उन जो भी गाइडलाइंस है बाय द हाई कोर्ट वो फॉलो करे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो नहीं करती है तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फटकार लगा सकती है और उनके ऊपर इंक्वायरी भी शुरू करवा सकती है। ओके, तो ऐसे टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स जो कि बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं फॉर द कोर्ट टू फॉलो, और कोर्ट अगर जजेस इवन चाहें भी कि वो ना फॉलो करें, बट उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स को हम लोग एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स बोलते हैं। फोर्थ आ जाता है कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। Conditional, what it means: a conditionally authoritative precedent is one which, through ordinarily binding on the court before which it is cited, is liable to be disregarded in certain circumstances. This the court is entitled to disregard a decision if it is a wrong one. For instance, the decisions of single judge of high court is absolutely authoritative so far as subordinate judiciary is concerned, but it is only conditional authoritative when cited before a division bench of the same high court.
ओके, सो कंडीशनली अथॉरिटेटिव डिसीजंस मींस किसी पर्सन ने डिसीजन दिया, बट वो सामने वाले पर्सन के लिए अगर उसको लगता है कि नहीं यार नहीं सही है, तो वो फॉलो नहीं करेगा। ओके, इवन इफ इट इज व्हाट से रॉन्ग वन, ठीक है, इवन इट इज नॉट रॉन्ग। सो अथॉरिटेटिव मतलब होता है कि कंडीशनली बाइंडिंग हो जाती है, मींस लेट्स से फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि मान लीजिए हाई कोर्ट की एक्चुअली दो क्या होती हैं, दो बेंचेस होती हैं हाई कोर्ट में। एक जज जब बैठता है, केस को डील करता है, तो उसे हम सिंगल बेंच बोलते हैं। एक से ज्यादा जजेस जब डील करते हैं तो उसे हम डिवीजन बेंच बोलते हैं। ओके, तो एक जज ने अगर एक कोर्ट दिया, केस दिया, तो वो नीचे वाले सब मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए फॉलो करना जरूरी हो जाता है, जो कि एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट बन जाता है। बट वेयर एज अगर वही मान लीजिए सिंगल हाई कोर्ट जज ने उसका डिसीजन अगर मान लो अगर कोई अप्लाई करना चाहे डिवीजन बेंच के सामने, और डिवीजन बेंच में 3 जजेस हैं, ओके, तब उन 3 जजेस का तीनों का अपना अलग अलग ओपिनियन है, तो उस सिंगल जज की बात वो शायद ना माने, कि जो बात माननी होगी वो बात मान लेंगे, और जो बात नहीं माननी होगी वो नहीं मानेंगे। तो इट इज अप टू द हायर अथॉरिटी कि वो कंडीशनली बात मानना चाहते हैं, और कुछ बातें कंडीशनली नहीं मानना चाहते। तो इन शॉर्ट ऐसे टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स जो कि कोर्ट्स को बाइंड नहीं करते फोर्सफुली मानने से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। तो मैंने आपको जुडिशियल प्रेसिडेंट बता दिया, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के 4 टाइप्स बता दिए। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक यहाँ पे कुछ डॉक्ट्राइन्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जनरल रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जहाँ पे जो कि कोर्ट्स में फॉलो होती है, कॉर्पोरेट लॉ में फॉलो होती है, इवन लॉज में फॉलो होती है, एंड वन शुड नो इट। ओके, फर्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ स्टार डिसीज। तो द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टार डिसीज मीन्स adhere to the decision and do not unsettle things which are established. Okay, under this star disease doctrine, a principle of law which has become settled by a series of decisions generally is binding on the court and should be followed in similar cases. In simple words, the principle which that like cases should be decided alike means डॉक्ट्राइन ऑफ स्टार डिसीज का मतलब क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ स्टार डिसीज का मतलब बेसिकली ये है कि अगर कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, और उनकी वजह से कुछ बहुत लॉन्ग रन से वो प्रैक्टिस में है, और उनकी वजह से कोर्ट के केसेस में स्टैब्लिशमेंट हो रही है, स्टैब्लिश कोर्ट्स चल रहे हैं, और कोर्ट्स के डिसीजंस अच्छे फेवर में डिसीजंस आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ऐसे टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं करना चाहिए, और उनकी जगह उन प्रैक्टिसेस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो एज इट इज है उसको वहीं एज इट इज ही रहने देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो कोर्ट्स में जब आप जाते हो, तो कोर्ट्स में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, और एप्लीकेशन पहले वेट करनी पड़ती है, और एप्लीकेशन वेट मतलब एप्लीकेशन एक पढ़ता है बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कोर्ट का रजिस्ट्रार होता है, वो एप्लीकेशन पढ़ता है, और तब डिसाइड की जाती है कि एप्लीकेशन सही है या नहीं। अगर एप्लीकेशन सही नहीं होती है तो वो वापस करी जाती है एप्लीकेंट को, या एप्लीकेंट को, ये एप्लीकेशन सही करके लाओ। अब मान लो अगर ये प्रोसेस हटा दिया जाए कि रजिस्ट्रार नहीं आएगा, ठीक है, जो कि क्लैरिकल वर्क, क्लैरिकल मतलब हैज पर लॉ है, हैज पर जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट उसमें है, कोर्ट फीस, स्टैम्प फीस होती है, वो है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करता है। अगर वो रजिस्ट्रार को हटा दिया जाए और डायरेक्टली एप्लीकेशन जज के सामने फाइल की जाए, अब जज क्या करेगा? जज ये सारी चीज़ें देखेगा या जज अपना डिसीजन सुनाएगा? तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस अगर मैंने फॉलो कर दी, अगर मैंने हटा दी, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ ही है कि एक जज डिसीजन सुनाएगा, और ये सारी प्रैक्टिस जिसका काम जो करेगा वही करेगा, तो एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। क्योंकि इस पे भी एक बुक बनी हुई है कि हाउ द कोर्ट्स विल रन,
इस पे भी एक एक्ट है पूरा इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो, हाउ द कोर्ट विल रन और हाउ कोर्ट शुड बी डिसाइड अ केस। इस पे भी एक्ट बना हुआ है बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली ऑल्सो। सो कोर्ट्स अगर रजिस्ट्रार अगर वो ये सब करेगा, जज ये सब करेगा तो कब डिसाइड करेगा? तो स्टार ऑफ डिसीज यही बोलती है कि वेट एप्लीकेशन को चेक करने का जो काम है वो रजिस्ट्रार का है, और एप्लीकेशन में अगर कुछ चीजें मिसिंग हैं तो वो एप्लीकेशन रिवर्ट करने का राइट भी रजिस्ट्रार का है। तो ऐसे केसेस में आप जब देखोगे तो अगर ये मैंने रूल हटा दिया कि रजिस्ट्रार को हटा दो और डायरेक्टली जज के साथ फाइल कर दो, तो ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे, और जो जज का मेन काम है जज करना और केस को डील करना फेयरली, वो नहीं कर पाएगा जज कभी। तो दैट इज वाई जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑलरेडी बने हुए हैं और जो कि कोर्ट्स पे बाइंडिंग हैं, अगर उनको हम चेंज करना अगर हम उन्हें चेंज कर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो सीरीज ऑफ डिस्टर्ब कर देंगे और जो फिर से जो प्रोसेस है बैक टू जीरो हो जाएगा। इसीलिए जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है उनको वैसे ही फॉलो करना चाहिए और उसमें कोई भी अल्टरेशन चेंजेस नहीं करने चाहिए। दैट इज व्हाट डॉक्ट्राइन ऑफ स्टार डिसीज सेड। गोइंग फॉरवर्ड, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रेशियो डिसिडेंसी, अब नेक्स्ट क्लास हम थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बताऊं अपने रीसेंट डेज, तो रीसेंट डेज में आई एम इन्वॉल्व इन ऑडिट ऑफ वन ऑफ द वेयर आई एम वर्किंग। सो प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में अच्छा खासा फर्क हो जाता है, बट थ्योरी पढ़ना है तभी आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। सो स्टडी हार्ड एंड कीप ग्राइंडिंग। वट एवर इज नॉट, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डालना, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।